Good morning, बच्चों. As we were discussing about the work, energy, and power. So in the first day we defined the work done. We calculated the work done for the constant force, and the second lecture we have discussed how to calculate the work done for the variable force. So there are two methods for calculating the work done for the variable force. One is that if graph is given, we can use the area method. So area will be if graph is given between the force and displacement. So the area of force and displacement will give you the work done, and if equation is given, then we will perform the integration method. By the integration method also we can calculate the work done. We will take a few more examples. After that we will go for the how to define the energy, and we will study the related parameter like work energy theorem. Okay, so we have one question: calculate work done. Again we will take a few examples. After that how to calculate the work done from the graph, that will be more clear to you. So calculate the work done. Question क्या है? Calculate the work done. Calculate the work done in moving the object. Moving the object from x is equal to 2 meter, to x is equal to 3 meter, from the following graph. ठीक है, तो ये हमको ग्राफ दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया गया है. ठीक है, सो हियर इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. 1 2 3 4. The value of work is 20 40 60 80. Okay, so for this is 20 40 60 and 80. Okay, so this is the displacement. X-axis indicates the displacement in meters, and y-axis indicates the force in Newton. Okay, so calculate the work done in moving the object from x is equal to 2 meter to x is equal to 3 meter from the following graph. So here we just have to calculate the work done from displacement 2 to 3 मीटर. हमको यहाँ सिर्फ 2 मीटर से 3 मीटर का वर्क डन कैलकुलेट करना है. हमको 3 मीटर के बाद कितना वर्क डन है या 2 मीटर के पहले कितना वर्क डन, हमको उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हमको सिर्फ अगर हमको वी विल हैव सम डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा विच इज रिलेटेड टू ओनली डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर एंड 3 मीटर. ठीक है, तो हमको 3 के बाद और 2 के पहले से मतलब नहीं है, तो हमको चाहिए वर्क डन 2 से 3 के बीच. तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके अंदर एरिया ले लेंगे. क्या ले लेंगे? एरिया. सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. ठीक है, तो ये एरिया ले लेना है. ठीक है, तो ये एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे, ये एरिया. ठीक है, तो ये एरिया कैसे दिख रहा है हमको? ट्रेपेजाइडल दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? ट्रेपेजाइडल, बिकॉज देयर आर पैरेलल साइड्स बट द two sides are not equal to each other. So this is looking like a trapezoidal. Okay, so if you will calculate the area of trapezoidal, we will be able to calculate the work done. आप लोग अगर trapezoidal का नहीं करना चाहते तो ये दो प्रकार से किया जा सकता है. एक तो ये एक trapezoidal बन रहा है. ठीक है, trapezoidal बन रहा है. ठीक है, दूसरा ये क्या बन रहा है, आप लोग रेक्टेंगुलर एरिया ले सकते हैं. फर्स्ट this will be a rectangle, and second will be a triangle. अगर आप लोग रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, उस केस में भी आपको टोटल एरिया मिल जाएगा. हम लोग यहाँ पर ट्रेपेजाइडल के एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेपेजाइडल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं A B C
सी डी, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC, AD प्लस BC इनटू हाइट, तो दिस विल बी द हाइट AB, ओके। सो हाफ AD कितना है, AD, तो AD यहाँ पर हमारा कितना है 40, कितना है 40 प्लस BC कितना है हमारा 60, कितना है 60 इनटू हाइट, दिस विल बी द हाइट AB, सो दिस इज 2 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ओके। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1/2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, तो कितना आएगा वर्क डन 50 जूल्स, कितना आ जाएगा 50 जूल्स। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन हुआ 50 जूल्स, ठीक है। तो आप लोग को समझ आया कि अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ मतलब हमारा 2 से 3 के बीच पूछा था, तो एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे एफएस के बीच, तो हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है बच्चों, एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट A टू B अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर ऑब्टेन द वर्क डन, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स क्या है, पहले A से P तक कांस्टेंट है 10 न्यूटन है, फिर P से Q तक क्या है, चेंज होते होते 15 न्यूटन हो जा रहा है, फिर Q से R तक क्या है, चेंज होते होते 15 न्यूटन से 0 न्यूटन हो जा रहा है, ठीक है। फिर R से इस पॉइंट तक, कहने का मतलब ये निगेटिव फोर्स है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, तो फोर्स अब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। फाइनली फोर्स की वैल्यू फिर से क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, x इन मीटर्स, ठीक है। तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है कहाँ से, पॉइंट A से B तक, पॉइंट A से B तक, ठीक है। हमारा B पॉइंट कहाँ पर है, ये है हमारा B पॉइंट, ठीक है। मतलब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है मतलब हमको क्या करना है, पूरा सभी का क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एरिया। अगर हम पूरे का एरिया ले लेते हैं तो हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ पोर्शन में। हम लोग AP इसको एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है। AP इसको एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, इसको दूसरा एरिया मान लेते हैं, इसको तीसरा और इसको चौथा एरिया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये AP 1 2 हमको क्या दिख रहा है, 1 से 2 और AP क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह। तो एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा, AP 1 2, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है 10, ब्रेड्थ कितना है 2 माइनस 1 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 जूल, कितना हो जाएगा 10 जूल, ठीक है। उसके बाद देखिए PQ23 ये कैसे दिख रहा है, ट्रेपेजॉइडल की तरह। कैसे दिख रहा है, ट्रेपेजॉइडल की तरह। तो ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला, हमको एरिया का फार्मूला पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10 और ये क्या हुआ 15, तो 10 प्लस 15 और ये हाइट कितना हुआ 3 माइनस 2 1, कितना हो गया 1। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 10 प्लस 15 25/2, 25/2 मीन्स 12.5, ठीक है। उसके बाद एरिया 3 क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया 3 3 4 R3, आपको एरिया 3 दिख रहा है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ 3 कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 माइनस 3 1 इंटू हाइट कितना है 15, ठीक है। तो ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट कितना होगा 15/2, दैट इज 7.5। देन एरिया 4 कितना हो गया, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ रीजन 4, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 3, एरिया ऑफ रीजन 4। तो कितना बन गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 5 माइनस 4 1 और हाइट कितना हो गया -15, कितना हो गया -15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट -15/2, दैट इज -7.5। तो हम लोग सारे एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 10 प्लस 12.5 प्लस 7.5 माइनस 7.5। तो ये और ये कैंसल, कितना आ जाएगा 22.5 जूल, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने टोटल एरिया हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो
कर्व है, ये जो ग्राफ है कोई स्टैंडर्ड शेप में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हमने रीजन में डिवाइड कर लिया। ए से पी को एक रीजन बनाया है, देन पी से क्यू को एक रीजन। तो ये वाला रीजन रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है, ये वाला ट्रेपेजॉइडल का एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। सारा का एरिया कैलकुलेट करके हमने टोटल एरिया निकाल दिया है। तो हमको टोटल एरिया कितना आया 22.5। तो यही वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं, पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं, तो हम लोग कितना वर्क डन करते हैं 22.5 जूल। यहाँ पर हम लोगों ने पहले डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चारों का एरिया कैलकुलेट किया है, लेकिन अब अगर आप रीजन 1 और 2 का बस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो भी आप लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों अपोजिट है, मतलब इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? इसका एरिया पॉजिटिव, इसका एरिया नेगेटिव। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे? देखिए, दोनों का बेस का विड्थ कितना है 1, इधर भी विड्थ कितना है 1, ठीक है। इधर हाइट कितना है +15, इधर हाइट कितना है -50। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ आया आप लोग को? अगर आप लोग सिर्फ रीजन और 1 और 2 का भी कैलकुलेट करते हैं तो भी आप लोग टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पूरा बाई प्रोसेस किया। यहाँ पर आप लोग अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्या इमेजिन कर सकते हो कि अगर बेस एरिया समान है, रीजन 3 में बेस एरिया सेम है, रीजन 4 में बेस एरिया सेम है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट भी सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये +15 है हाइट, इसका क्या है -15। तो टोटल एरिया कितना आ गया 22.5। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने वर्क का ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक एनर्जी की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है वर्क, एनर्जी और पावर। तो सेकंड टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी किसको बोलते हैं? वी कैन डिफाइन द एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन परफॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही हम लोग उतना ही ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे हम जनरली एज ए स्टूडेंट क्या होता है कि हम लोग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत सारा स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स डे में खेलते कूदते हैं, उसके बाद हमारी एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है। अगर हम बहुत थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, उसके बाद हमको अगर बोला जाता है कि हम और खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद मतलब फिर से मैं पार्टिसिपेट करूँगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी जो है लॉस हो गई, हमने बहुत सारा वर्क डन कर लिया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रनिंग, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कबड्डी और एनी अदर गेम्स, ठीक है। तो पूरा वर्क डन कर लिया तो हमारी एनर्जी लॉस हो गई है। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से क्या करेंगे एनर्जी गेन कर लेंगे, तो फिर से हम लोग पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन परफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि यार जैसे WWE में देखे होंगे आप लोग कि वो लोग बहुत बड़ा फाइट कर लेते हैं क्योंकि उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर लोग जैसे क्रिकेट में देखिए आप लोग 100 रन बना लेते हैं, है ना। विराट कोहली 100 रन बना लेता है, 150 रन बना लेता है और थकता नहीं है, तो बोलते हैं कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ही कैन डू मच और मोर वर्क डन एज कम्पेयर टू अस। क्योंकि हम लोग जो है हम लोग अगर 40-50 रन 60 रन बनाते हैं तो थक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में एनर्जी क्या है कम है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी कम है तो हम कम वर्क डन करते हैं। विराट कोहली के बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा वर्क डन करता है, ठीक है। तो अगेन एनर्जी का यूनिट वर्क की तरह क्या होता है जूल होता है। क्या होता है जूल, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होता है mL/T-2। अब इसमें हम लोग एनर्जी में कई प्रकार की एनर्जी पढ़ते हैं, उसमें से एक है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। उसमें से मेनली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी पहला है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। एनर्जी के टाइप्स में हमने बोला कि ये मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, ठीक है, देन साउंड एनर्जी होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स और वर्ल्ड एग्जिस्ट इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। जैसे हीट एनर्जी से आप लोग वर्क कर सकते हैं। हीट एनर्जी से कैसे वर्क होता है? हीट एनर्जी से जैसे कि कोरबा है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरबा है, वहाँ हीट एनर्जी से क्या प्रोड्यूस किया जाता है?
करंट पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो चारों तरफ लाइट फैल जाता है। तो इस प्रकार से हीट एनर्जी से वर्क डन किया जाता है, ठीक है, करंट जनरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ओनली एग्जिस्ट इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर। आइदर वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी, आइदर वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर। तो हम लोग मेनली इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग पहले ही क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called the kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion is called the kinetic energy. जैसे काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल कैसे, जैसे आप लोग कुछ खेलते वेलते रहते हो, है ना, आपको एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, और आप पत्थर उठाते हो और फेंक के मार देते हो किसी शीशे के ऊपर, ठीक है, तो शीशा क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आप जब पत्थर स्टोन को फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी के कारण, उसके मोशन के कारण उसमें क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी के कारण क्या करता है? वो वर्क करता है। इसके कारण वो क्या करता है? आपका जो शीशा रहता है या कार का जो मिरर रहता है उसको तोड़ देता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है जब हम लोग बंदूक से फायर करते हैं तो गोली बहुत तेज वेलोसिटी से निकलती है, बहुत हाई मोशन होता है, तो इस मोशन के कारण उसमें क्या आ जाती है? एनर्जी। और इस एनर्जी के कारण वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पियर्स करने की क्षमता करता है, छेद करने की क्षमता, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे आइदर ये वॉल हो या वुडन बॉक्स हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को पियर्स करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अगर मोशन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हवा बहती है ना, जैसे गुजरात के कुछ हिली एरियाज में आप लोग जाएंगे तो बहुत तेज हवा बहती है ना, तो उस हवा में उस मोशन के कारण क्या आ जाता है? एनर्जी। और उस एनर्जी का उपयोग क्या किया जाता है? विंड मिल को घुमाने के लिए। विंड मिल को आप सुने होंगे, विंड मिल से भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है। तो उस तेज हवा जो बह रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन किया जाता है। तो इस हाउ द काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस काइनेटिक एनर्जी वी कैन टेक ए लॉट ऑफ वर्क एंड इट विल बी really helpful in doing many of the work done. Okay, so kindly note this. Please pause the video and note down. Dear students, as we are discussing about the mechanical energy, so first part is kinetic energy and second part is potential energy. Okay, so how we can calculate the equation for the kinetic energy? Let us see how this energy equation can be calculated from the our Newton's second law of motion, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड किसको बोलते हैं आप लोग को पता है? कैलकुलस के अंतर्गत दोनों आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है और इंटीग्रेशन। अगर हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये दोनों कैलकुलस कहलाते हैं। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी का मास क्या है? m, इनिशियली एट रेस्ट, पहले वो एक जगह पर रेस्ट पे था। अ फोर्स F अप्लाइड ऑन इट, द बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds, ठीक है। तो बॉडी पहले एक जगह रखा हुआ था, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ds, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एकदम ज़्यादा दूर नहीं गया है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए से वेक्टर का नोटेशन लिखे हैं। इन इट्स ओन डायरेक्शन, ओन डायरेक्शन मतलब अगर फोर्स हम लोग इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी ऑफ मास m के ऊपर ये फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जब भी मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया था, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर इन सेम डायरेक्शन देन द एंगल बिटवीन दिस टू क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने एंगल है? 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो 0 डिग्री, ठीक है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? छोटा सा, ठीक है। और छोटा सा वर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए ds यूज करते हैं, छोटा सा वर्क डन के लिए dw यूज करते हैं। आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, छोटा सा x dx, छोटा सा टाइम dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, छोटा सा वर्क डन dw। तो इस प्रकार से छोटे छोटे या स्मॉल वर्क डन के लिए ds dw इस प्रकार की क्वांटिटी यूज की जाती है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने s लिया है। मैंने पहले ही बताया कि इस बुक में डिस्प्लेसमेंट के लिए 3-4 वेरिएबल यूज किए गए हैं। आइदर यू कैन यूज द d, आइदर यू कैन यूज द x, आइदर यू कैन यूज द
s ऑल्सो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, s, x एंड t से तीनों प्रकार के वेरिएबल लिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो इसका एक्सपांसन क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट को हटाने पर इसका एक्सपांसन हो जाता है एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, एफ डी एस इज इक्वल, तो ये कितना आ गया एफ इंटू डी एस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, न्यूटन से सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट m है और अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसमें कुछ एक्सेलरेशन जनरेट किया तो मास इनटू एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के बराबर होता है। जैसे आप लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो गाड़ी का जो भी मास है और जो एक्सेलरेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो इंजन के फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर, इंजन के फोर्स। जब आप एक्सेलरेट करते हो तो फोर्स कौन लगाता है, इंजन लगाता है, तो इंजन का फोर्स किसके बराबर होगा, बाइक के मास के बराबर, और उसके एक्सेलरेशन के बराबर क्या होगा, इंजन का फोर्स। और ये ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द 9th क्लास, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब t1 टाइम पे हमारी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पर हमारी वेलोसिटी v2 होगी। मतलब चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के चेंज होने से। सो इफ there is change in velocity with respect to time, or we can say if there is change in velocity while changing the time, it will produce the instantaneous velocity, it will produce the instantaneous velocity, and that instantaneous velocity is called the acceleration। क्या कहलाता है, acceleration। तो change in velocity with respect to time is called the acceleration, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ही जगह क्या लिख दिया है, dv by dt लिख दिया है, ठीक है। देन dw इज इक्वल टू एफ डी डी एस इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये डी वी बाई डी टी लिख दिया हमने, ठीक है। और हमने यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी हुई थी। अब ये किसके बराबर है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो एम इंटू ए के बराबर हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए, ठीक है। तो इस एम फोर्स की जगह हमने क्या लिखा है, एम डी वी बाई डी टी लिखा है। क्या लिखा है, एम डी वी बाई डी टी। तो ये फोर्स की जगह आ गया, ये वाला जो है फोर्स की जगह आ गया, ठीक है। और डी एस का डी एस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस डी टी टर्म को यहाँ से हटा के डिनोमिनेटर में पुट कर दिया डी एस के नीचे, एम डी वी डी एस बाई डी टी। तो हमको फिर से पता है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका पोजीशन s1 पे था, फिर t2 टाइम पे इसका पोजीशन दूसरी जगह हो गया। तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो दिस इज कॉल्ड द, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर हमने डी टी टर्म को इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये डी टी डी एस बाई डी टी क्या बन गया, v बन गया। क्या बन गया, v बन गया, ठीक है। तो हम लोग को पता था, हम लोगों ने डी डब्ल्यू के बराबर क्या निकाल लिया, फाइनली एम डी वी वी, ठीक है। तो हम लोग को टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। मैंने पहले ही बताया है कि जब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, जब हमने छोटे डिस्प्लेसमेंट के कारण छोटा वर्क डन कैलकुलेट किया, अब हमको बड़ा डिस्प्लेसमेंट के कारण बड़ा वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम छोटे छोटे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और सारे वर्क डन को लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। सो द टोटल वर्क डन टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v इज गिवन बाय। हम ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, कहाँ पे था, रेस्ट में। अब उसकी वेलोसिटी को v तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक, v। अभी इस v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल से v लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, v लिया हुआ है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, जब हम स्मॉल वर्क डन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। और स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट, डी डब्ल्यू हम लोग किसके बराबर निकाले हैं, एम डी वी इंटू वी। तो यहाँ पर लिख दिया एम वी डॉट डी वी, और इंटीग्रेशन 0 टू v। वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, 0 से v तक, ठीक है। तो यहाँ पर m कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो m को बाहर लिख दिए, 0 से v लिमिट हमारा v इंटू डी वी इज इक्वल टू, फिर आपको पता है कि वेलोसिटी जो है
किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर dv लिखा हुआ है, मतलब ये जो है वेलोसिटी के टर्म रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले से पता है कि x टू दी पावर n है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर v का पावर कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 और नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, हमने लिमिट पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट को हम लोग फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, m/2 हो गया, क्या हो गया m/2। फिर यहाँ पर v² बचा हुआ है और हमारा लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, ठीक है। तो m/2 फिर अपर लिमिट को v की जगह रख दिया तो क्या हो गया v² माइनस लोअर लिमिट को v की जगह रख दिया तो 0, ठीक है। मतलब हम लोग एक बार यहाँ पर अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट v की जगह v रखा तो क्या हो गया v², और बीच में क्या रखेंगे फिर अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही, तो ये हो गया m/2 v²। इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv²। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। So this work done will be stored into the form of kinetic energy. This work done will be stored into the form of kinetic energy. तो इससे हम कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। So whatever work will be done, that will be stored into the form of kinetic energy. यहाँ पर जो है मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कहीं भी वेरी नहीं होती, इसकी वैल्यू कहीं भी वेरी नहीं होती। चाहे आप मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, अर्थ के किसी कोने पर चले जाओ, अमेरिका पे चले जाओ, ठीक है, अमेरिका पे चले जाओ, जर्मनी पे चले जाओ, तो मास जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो टोटल वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, v² के, वेलोसिटी के स्क्वायर के। कहने का मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी आपका 1 बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 1 टाइम बढ़ेगा। आपका वेलोसिटी अगर 2 बढ़ेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच कैसा रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। तो इस प्रकार से we have derived the equation for kinetic energy which does not depend on the mass but it of course depend on the velocity और velocity square, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक नया रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देख लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कैसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मोमेंटम किसको बोलते हैं, मोमेंटम वर्ड एक्चुअली में 5th लेक्चर में है, 5th चैप्टर में है मोमेंटम वर्ड। लेकिन आई वांट टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, momentum is nothing but is a product of mass into velocity. It is a product of mass into velocity and it is represented, it is of two kinds, linear momentum and angular momentum. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या प्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है। तो मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, जैसे आपका मास है और आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करते हो, है ना, तो आपका कुछ मोमेंटम बन जाएगा। सपोज आपका मास कितना है, 50 किलोग्राम, कितना है 50 किलोग्राम, और आपकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज आप लोग जब बाइक चला रहे हो तो आपका कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। एंड लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो दोनों एक ही टाइप की चीज है। क्यों एक ही टाइप की चीज है, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो कुछ टर्म्स रहते हैं फिजिक्स में जो हमको पढ़ने रहते हैं, तो देखिए P क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
m का ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, ये mv² ये है इंटू m अपॉन m कर सकता हूँ, ऊपर नीचे एक ही मतलब है। फिर मैं क्या कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा 1/2m, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया m² v² बन गया, ठीक है। फिर मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/2m m इंटू वी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एम वी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर, किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर, तो 1/2m p का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, p का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग p² क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया p²/2m। तो यहाँ से p² क्या लिख सकता हूँ मैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, ठीक है। तो ये हमारा p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, रूट में रिलेशन है, किसमें है, रूट स्क्वायर में रिलेशन है, कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी तो मोमेंटम आपका 2 टाइम्स बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी 9 टाइम्स बढ़ेगी तो आपका मोमेंटम 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या किया हमने, मोमेंटम का इक्वेशन लिया, मोमेंटम मैंने बता दिया प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिया है। दोनों काइनेटिक एनर्जी में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में m का क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला m इससे मल्टीप्लाई होकर m² v² होगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने साथ में रख दिया, mv का होल स्क्वायर, mv किसके बराबर होता है, p के, तो p का स्क्वायर हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ठीक है। फिर ट्रांसफर करके हमने मोमेंटम की वैल्यू ले आई है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।